हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक नए वीडियो नए सेशन के साथ आ चुके हैं और वो नया वीडियो किसका है? ली चेटेलियर सिद्धांत। इसको कई लोग ली शतालियर भी बोलते हैं, ली चेटेलियर भी बोलते हैं, ली चेटेलियर, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इसको बोलते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे और इस पे आधारित प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं उस पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि आपको यहाँ पे बड़ा सा एक सिद्धांत लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, बड़ा सा वाक्य लिखा हुआ दिख रहा है। तो देखो, ये वाला जो वाक्य है इसको हम समझेंगे, देखेंगे क्या है, लेकिन इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल, उदाहरण बताऊंगा। एक उदाहरण बताऊंगा, उसके द्वारा इस वाक्य को हम समझेंगे। चलिए, तो वो उदाहरण क्या है, तो अब सुनना है और समझना है। तो इस परिभाषा पे हम आएंगे, लेकिन पहले एक उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, ली चेटेलियर का सिद्धांत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, समझना है। ठीक है, तो एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक कटोरा बना रखा है। कटोरा तो हम जानते ही हैं, कटोरा, इसको हम बाउल भी बोल सकते हैं, बाउल, कटोरा। अब इस कटोरे में मैंने यहां पे एक गोलक रख दिया, गोलक या छोटी गेंद मान लो, गोलक या छोटी गेंद। तो मैंने यहां पे ये गेंद रख दी, ठीक है, या आप इसको गोलक भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी ये गेंद जो है ये आपको आराम से बैठी हुई दिख रही है, बिल्कुल स्थिर, है ना। तो ये स्थायी रूप से बैठी हुई है, मतलब कि ये गेंद क्या है, स्थायी, स्थिर है। स्थिर है मतलब कि आप इसको बोल सकते हो ये अपनी साम्य अवस्था में है, ना तो ये इधर जा रही है, ना ये बाईं तरफ जा रही है, ना ये दाईं तरफ जा रही है, मतलब कि साम्य अवस्था में। ठीक है, साम्य का मतलब ना तो बाईं तरफ जाए बाईं दिशा में, ना दाईं दिशा में, अपनी जगह फिक्स। तो ये मतलब किस जगह पे, साम्य अवस्था में है ये। ठीक है, चलिए, लेकिन मान लो मैं ऐसा कुछ करूं कि मैंने इस गेंद को पकड़ करके और मैंने यहां पे रखने का प्रयास किया। अब सोचिए क्या होगा अगर मैं इस गेंद को यहां पकड़ करके और यहां ऊपर रखने का प्रयास करूंगा और फिर ला करके मैंने इसको छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है क्या होगा, सोचिए थोड़ा। तो हमें यह पता चलता है कि अगर मैं गेंद को यहां ला करके छोड़ूंगा तो ये गेंद पुनः से यहां आने का प्रयास करेगी। तो ये गेंद यहां ला करके रखी आपने, तो ये अब नीचे जाएगी, यहां जाएगी, यहां आएगी, फिर पुनः यहां अपनी जो साम्य अवस्था है, स्थिर अवस्था है, उसमें आने का प्रयास करेगी। या मान लो मैंने इस गेंद को यहां से हटा करके इस बाईं तरफ रखने का प्रयास किया, तो अब यहां पे भी ये गेंद स्थिर नहीं रह पाएगी, यहां से भी ये गेंद नीचे की तरफ फिर आने का प्रयास करेगी और फिर से उसी जगह आने का प्रयास करेगी जहां पे ये पहले उपस्थित थी। मतलब कि अब आते हैं ली चेटेलियर भाई साहब, उन्होंने क्या बोला कि मैंने इस तंत्र में बॉल की साम्यावस्था को, स्थिर अवस्था को मैंने परेशान करने की कोशिश की, मैंने बदलने की कोशिश की। क्या बदलने की कोशिश की, मैंने यहां पे गेंद स्थिर अवस्था में थी तो मैंने इस स्थिर अवस्था को बदलने का प्रयास किया और मैं इस स्थिर अवस्था को यहां से हटा करके यहां लाने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्या अब यहां पे ये तंत्र स्थायी रह पाएगा? नहीं। मतलब कि तंत्र खुद अपने आप में कुछ ऐसा परिवर्तन कर रहा है जिससे कि गेंद फिर से कहां आ जाएगी, नीचे। यही तो है किसका, ले चेटेलियर का सिद्धांत। मतलब कि आपने गेंद की साम्यावस्था को बदलने का प्रयास किया, आपने बदलने का प्रयास किया, आपने यहां से बदल करके आप यहां पे ले जाने का प्रयास कर लो, लेकिन क्या यहां पे बॉल स्थिर रह पाएगी, गेंद स्थिर रह पाएगी? नहीं। अब ये तंत्र खुद ऐसा कुछ करेगा जिससे कि ये गेंद पुनः अपनी साम्यावस्था में आ जाएगी। तो इसका मतलब आप किसी भी तंत्र की साम्य अवस्था को दाईं तरफ या बाईं तरफ कहीं भी परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे तो यह तंत्र उस परिवर्तन का विरोध करेगा। कैसे विरोध करेगा? जैसे आपने परिवर्तन करके गेंद को यहां लाने का प्रयास किया तो अब यह तंत्र विरोध करेगा। क्या करेगा? ये इस गेंद को फिर से अपनी साम्यावस्था में लेकर के आएगा। ठीक है, तो
इस प्रकार से ये तंत्र हमेशा कोशिश करता है कि पुनः ये कहां आ जाए, साम्यावस्था में। मतलब आप जो भी परिवर्तन करेंगे ना, उस परिवर्तन का ये विरोध करेगा, उसको कम करने का प्रयास करेगा, उसको न्यूनतम करेगा। क्यों न्यूनतम करेगा? ताकि ये गेंद पुनः अपनी साम्यावस्था पे आकर के रुक जाए। यही तो ली चेटेलियर का सिद्धांत है कि यदि किसी साम्यावस्था पर उसको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि ताप, दाब, सांद्रता, ये 3 कारक हैं, इनमें से किसी भी कारक में आपने अगर परिवर्तन किया, में से कोई भी यदि परिवर्तन किया जाए, तो जैसे यहां पे साम्यावस्था को आपने परिवर्तित करने का प्रयास किया था, तो परिवर्तित करने का प्रयास की, तो तंत्र ने क्या किया? तंत्र ने पुनः उसका विरोध करके साम्यावस्था पे ले आया इसको। तो परिवर्तन किया जाए, मतलब आपने किया, तो अब क्या होगा? अब तंत्र उस परिवर्तन का क्या करेगा? विरोध करेगा। विरोध जैसे यहां पे कर रहा था। विरोध कैसे कर रहा था? आपने तंत्र के अंदर गेंद को ऊपर ले जाने का प्रयास किया, तो तंत्र ने इसका विरोध किया, नहीं, आप ऊपर नहीं रुक सकते, फिर से आपको आना पड़ेगा। तो ये विरोध करता है। इस प्रकार के किए गए परिवर्तन का प्रभाव कम या न्यूनतम हो सके। मतलब कि जैसे आपने परिवर्तन किया, तो अब इस परिवर्तन को वो कम करेगा। कैसे कम करेगा? ताकि फिर से साम्यावस्था में आ जाए। तो इस प्रकार न्यूनतम करेगा, जिससे कि वह पुनः कहां आ जाए? साम्यावस्था में आ जाए। यही है ली चेटेलियर का सिद्धांत। अगर मैं पहले ये लाइन समझाता तो आपको समझ में नहीं आती। मैंने पहले उदाहरण दिया, उदाहरण से ये वाली बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। पहली बात, ये सिद्धांत बच्चों लगता कहां है? साम्यावस्था पर। कहां लगता है? साम्यावस्था पर। ठीक है, कहां लगता है बच्चों? साम्यावस्था पर। अब साम्यावस्था पर लगता है तो एक बात ध्यान रखनी है, प्रकृति में 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। एक तो अनुत्क्रमणीय, जो केवल एक दिशा में चलती हैं, केवल उत्पाद में परिवर्तित होंगी, और एक होती हैं अनुत्क्रमणीय, जो उत्पाद की तरफ भी जाएंगी और उत्पाद से क्रियाकारक की तरफ भी आएंगी। मतलब कि अग्र दिशा की तरफ और पश्च दिशा की तरफ, दोनों दिशा की तरफ जाएंगी। मतलब कि साम्यावस्था की बात अगर ये कर रहा है, तो अनुत्क्रमणीय या उत्क्रमणीय कौन सी प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए लागू होगा? ये उत्क्रमणीय के लिए लागू होगा, क्योंकि साम्यावस्था की दशा उन अभिक्रियाओं के लिए लगती है जो अग्र से पश्च जाती हैं और पश्च से अग्र भी आती हैं। मतलब कि उत्क्रमणीय। भैया उत्क्रमणीय होगा तभी तो साम्यावस्था में आएगा। मतलब कि ये अग्र दिशा में भी जा रहा है और पुनः पश्च में भी आ रहा है। मतलब कि ये कौन सी अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है? उत्क्रमणीय। तो अगर मैं इसको अग्र दिशा की तरफ ले जाऊंगा तो पुनः पश्च में भी आएगा, या इसको मैं उधर अग्र में ले जाऊंगा पुनः पश्च। मतलब कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए ये सिद्धांत लागू होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में भी बच्चों कौन सी परिस्थिति? साम्यावस्था। इस साम्य अवस्था पर ही ली चेटेलियर का सिद्धांत लागू होता है। इस ली चेटेलियर के सिद्धांत को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? हम इसे बोलते हैं कि साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। भैया हो क्या रहा है? साम्यावस्था को प्रभावित करने वाला कारक जो भी था उसका आपने अध्ययन किया, तो जैसे आपको पता चला कि कारक है तो उसका विरोध कर रहा है तंत्र। तो यहां पे वही हो रहा है, ताप, दाब और सांद्रता में अगर आप कुछ परिवर्तन करोगे तो तंत्र क्या करेगा? उसका विरोध। क्यों करेगा? ताकि फिर से वो साम्य अवस्था में आ जाए। तो हमको बच्चों एक एक करके इन सबको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो पहला कारक, सबसे पहला कारक है बच्चों सांद्रता। क्या है? सांद्रता। चलिए पहला कारक है सांद्रता का प्रभाव किस पर? साम्यावस्था पर। क्योंकि हम ली चेटेलियर का सिद्धांत कहां पढ़ते हैं? साम्यावस्था में। तो सांद्रता का प्रभाव, चलो सांद्रता का प्रभाव कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, मान लो मैंने एक अभिक्रिया लिखी PCl5 गैस और ये रहा साम्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह। अगर ये केवल अग्र दिशा में जाता है
तो अनुत्क्रमणीय, लेकिन ये अग्र में भी जा रहा है और पश्च में भी आ रहा है, मतलब कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये PCl5 की क्रिया करके इसको आपने दो भागों में तोड़ दिया, इसको आपने गर्म किया और दो भागों में तोड़ दिया। अब इस क्रिया पर, इस क्रिया की साम्य, अब ये क्रिया साम्य अवस्था में, अब ये क्रिया कहां है? साम्य अवस्था में। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है क्योंकि अग्र में भी जा रही है, पश्च में भी, अब ये साम्य की अवस्था में। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तंत्र में परिवर्तन कर रहा हूं। बताया ना, तंत्र में अगर आपने परिवर्तन किया मतलब कि आपने साम्य अवस्था को बिगाड़ दिया, तो तंत्र खुद उसका क्या करेगा? विरोध, ताकि ये फिर से किस में आ जाए? साम्य अवस्था में। चलो, तो अभी ये अभिक्रिया, अभी मतलब कि वर्तमान परिस्थिति में ये कहां है? साम्यावस्था पर है। किस पर है ये अभिक्रिया? साम्यावस्था पर है, मतलब कि स्थायी है, स्थिर है साम्यावस्था पर। मैंने क्या किया, मैंने इस साम्यावस्था में मैंने PCl5 की सांद्रता को बढ़ा दिया। क्या किया? बढ़ा दिया। अब जैसे ही मैं PCl5 की सांद्रता को बढ़ाऊंगा, तो बढ़ाया मैंने है, तो तंत्र क्या करेगा? उसका विरोध। क्या करेगा? विरोध। अगर आपने सांद्रता को बढ़ाया है तो तंत्र क्या करेगा? उसका विरोध, मतलब कि कम करेगा या न्यून करेगा। तो आपने अगर सांद्रता को बढ़ा दिया है तो तंत्र प्रयास करेगा PCl5 की सांद्रता को कम करने का, सांद्रता को कम करने का। और PCl5 की सांद्रता को कम क्यों करेगा? ताकि पुनः साम्यावस्था में आ सके। क्योंकि हम कोई भी बात पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि हमें तंत्र को फिर से कहां लाना है? साम्यावस्था में। तो चलिए, PCl5 की सांद्रता को बढ़ा दिया तो अब तंत्र इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये बढ़ने पर साम्यावस्था बिगड़ जाती, बदल जाती। तो इसीलिए तंत्र उस साम्यावस्था को फिर से प्राप्त करने के लिए उसका विरोध करेगा। अब विरोध कैसे करेगा? तो ये बढ़ा है ना, तो इसको कम करने का प्रयास कर। भाई कोई चीज बढ़ रही है तो उसका विरोध कैसे होगा? कम करके। या कोई चीज कम हो रही है तो उसका विरोध कैसे होगा? बढ़ा करके। तो ये कम करेगा। अब ये वाले भाई साहब कम कब होंगे? जब ये टूट करके आगे जाएगा। मान लो ये 5 दे रखा है, 5 ग्राम, तो इसकी क्रिया करा दी मैंने और 5 की क्रिया करके ये आगे चला गया, तो ये थोड़े समय बाद 5 की 3 ही रह जाएगा। तो 5 ग्राम दे रखा है, इसने क्रिया की, गर्म किया इसको और ये PCl3 और Cl2 बदल गया, तो अब थोड़े समय बाद 5 की जगह ये मात्रा 3 ही रह जाएगी। इसका मतलब इसकी मात्रा मुझे क्या करनी? कम। तो मुझे इसको क्रिया करके, तोड़ करके उत्पाद में बदलना होगा। मतलब कि किस दिशा में ले जाना होगा? अग्र दिशा में। किस दिशा में? अग्र दिशा में। तो ये अग्र दिशा मतलब कि उत्पाद की तरफ जाना, और पीछे की तरफ आना मतलब कि पश्चिम दिशा। तो PCl5 की मात्रा, सांद्रता कम कब होगी? जब इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगी क्रिया। इसको ज्यादा से ज्यादा क्रिया में योगदान देना पड़ेगा। जैसे ये क्रिया में योगदान देगा तो अग्र की तरफ जाएगी। मतलब कि निष्कर्ष क्या निकला? साम्यावस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए ये तंत्र किस दिशा की तरफ जाएगा? अग्र दिशा की तरफ जाएगा। तभी जैसे ही ये अग्र दिशा की तरफ जाएगा तो अब इसका उपयोग होगा। ये क्रिया में योगदान दे रहा है तो इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, और सांद्रता कम होगी तो फिर से साम्यावस्था में आ जाएगा। तो निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष ये कि ये अग्र दिशा की ओर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। मान लो मैंने, तो ये ऐसा हो गया, ये निष्कर्ष ऐसा आएगा, तभी ये तंत्र फिर कहां आएगा? साम्यावस्था में। सारा कार्यक्रम किस वजह से चल रहा है? स्थिर अवस्था को प्राप्त करने के लिए, साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए मैं PCl3 की सांद्रता बढ़ा देता हूं, बढ़ा दी। अब देखो PCl3 की सांद्रता, इसकी, इस PCl3 की सांद्रता मैंने बढ़ाई है, तो तंत्र क्या करेगा? इसका विरोध। मतलब कि इसको क्या करेगा? कम करेगा। भाई आपने बढ़ा दी तो तंत्र क्या करेगा? कम करेगा। तो विरोध कैसे करेगा? PCl3 की सांद्रता कम करके, सांद्रता
कम करके विरोध करेगा। अब इसकी सांद्रता कम कब होगी? जब ये PCl3 इसके साथ, किसके साथ? Cl2 के साथ, जब ये आपस में दोनों क्रिया करेंगे और PCl5 बनाएंगे, तभी तो इसकी सांद्रता कम होगी। भाई मान लो इसको आपने 5 ग्राम दे रखा है, अब 5 ग्राम से मुझे 3 ग्राम करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 5 ग्राम में से इसका 2 ग्राम अगर इसके साथ क्रिया करेगा तो ये क्रिया करके क्या बनाएंगे? PCl5 बनाएंगे। मतलब कि 5 में से इसके 2 ग्राम ने Cl2 के साथ क्रिया करके ये बना दिया, मतलब कि इसकी सांद्रता आपने कम कर दी। 5 से कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। इसको अगर कम करना है तो इसको इसके साथ क्रिया करके किस दिशा में जाना पड़ेगा? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। मतलब कि यहां पे निष्कर्ष क्या निकलेगा? यहां पे निष्कर्ष निकलेगा कि ऐसा होने के लिए क्रिया को किस दिशा में जाना पड़ेगा? पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। जैसे ही आपको किसी की भी सांद्रता बढ़ा के दी जाए तो आप करो उसकी सांद्रता को कम करना। तो ये देखो कि उसकी सांद्रता कम करने के लिए आप किस दिशा में जाओगे। जैसे ही आप वो निकालोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बच्चों था सांद्रता का प्रभाव। इसके अलावा दूसरा होता है ताप का प्रभाव। चलिए तो अब बात करेंगे बच्चों हम ताप की। किसकी? ताप की। आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो आपको एग्जाम में यह भी दिया जा सकता है, जैसे मान लो थोड़ा और, चलो एक दो चीजें और देखते हैं। मान लो आपको Cl2 की सांद्रता कम कर दी, ये बोला आपने Cl2 की सांद्रता मान लेते हैं आपने कम कर दी। अब जैसे ही आपने Cl2 की सांद्रता कम की तो आपने Cl2 की सांद्रता कम की, तंत्र इसका क्या करेगा? विरोध। किस प्रकार विरोध करेगा? इसकी सांद्रता को आपने कम किया तो तंत्र बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो तंत्र Cl2 को बढ़ाने का प्रयास करेगा और Cl2 की सांद्रता बढ़ानी है। कब बढ़ेगी? जब Cl2 ज्यादा से ज्यादा उत्पाद में निर्मित होगा। Cl2 की मात्रा का उत्पादन बढ़ाना है। Cl2 का उत्पादन मुझे बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ेगा तभी तो इसकी मात्रा बढ़ेगी। और उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रिया किस दिशा में जानी चाहिए? अग्र दिशा में। जैसे ही अग्र दिशा में जाएगा तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब कि निष्कर्ष क्या निकला? इस बात के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? अग्र दिशा में। कहां जाना पड़ेगा? अग्र दिशा में जाएगी क्रिया, दिशा में जाएगी। ठीक है, तो ये निष्कर्ष, ऐसे आप चीजें कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं बच्चों दूसरे कारक की। दूसरा कारक क्या है? दूसरा कारक है ताप। चलिए तो दूसरा कारक ताप, इसको मैं हटा देता हूं। फोटो खींचना है तो फोटो खींच लो। चलिए अब आते हैं बच्चों ताप पे। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आते हैं ताप पे। देखो बच्चों, ताप का प्रभाव समझने के लिए हमें दो प्रकार की क्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और आपने पढ़ा होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पढ़ा है ना? ऊष्माक्षेपी मतलब कि जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो देखो पहली अभिक्रिया, तो देखो अब प्रभाव किसका देख रहे हैं? दूसरा, ताप का प्रभाव। किसका? ताप का प्रभाव। चलिए एक अभिक्रिया लेता हूं, पहले ऊष्माशोषी लेते हैं फिर ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्माशोषी, देखो क्यों? क्योंकि मैं इसको गर्म करूंगा, इसको ऊष्मा दूंगा, इसको ताप दूंगा, तब जाकर के किस में बदलेगा? PCl3 प्लस Cl2। इसको ताप देने का मतलब आपने यहां पे इसको क्या दी? ऊष्मा दी। क्या दी? ऊष्मा। चलो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूं। चलिए तो PCl5, PCl3 और Cl2 में कब टूटेगा? जब PCl5 को मैं ऊष्मा दूंगा। ऊष्मा जब इसको दी जाएगी, ऊष्मा इससे क्रिया करेगा, तभी ये टूटेगा और इसमें बदलेगा। इसको जैसे ही आपने ऊष्मा दी ना, तो PCl5 ने ऊष्मा को ग्रहण कर लिया और ऊष्मा को ग्रहण किया, अवशोषित किया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। क्या होती है बच्चों? ऊष्माशोषी। चलो अब मान लो आपको यह बोला गया कि आप ताप को परिवर्तित करो।
मान लो मैंने ताप को परिवर्तित किया, तो मैंने ताप को मान लो बढ़ा दिया। ऊपर निशान का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना। मान लो मैंने ताप को बढ़ा दिया। अब ताप को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ताप जहां बढ़ेगा वहां ऊष्मा भी बढ़ेगी। भाई जहां गर्मी लगती है ना तो ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में ऊष्मा ज्यादा होती है, मतलब कि आपने किसको बढ़ा दिया, आपने ऊष्मा को बढ़ा दिया। ताप को बढ़ाने का मतलब आपने ऊष्मा को बढ़ा दिया। इसका मतलब तंत्र की ऊष्मा को आपने बढ़ा दिया। अब तंत्र क्या प्रयास करेगा, इस ऊष्मा को कम करने का। मतलब कि अब तंत्र प्रयास करेगा ऊष्मा को कम करने का, कम करने का। चलो तो कहां किस दिशा में जाएगी अब देखते हैं। तो देखो आपने ऊष्मा को बढ़ा दिया, तो आपने यहां ऊष्मा को क्या किया, बढ़ा दिया। ऊष्मा की मात्रा आपने बढ़ा दी। आपने यहां ऊष्मा की मात्रा बढ़ा दी, तो वो ऊष्मा की मात्रा, बढ़ी हुई मात्रा किसके साथ क्रिया करेगी, PCl5 के साथ। ये जितना ज्यादा होगा ना उतना ही PCl5 के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। ठीक है, तो अब देखिए ऊष्मा आपने बढ़ाई तो ऊष्मा यहां बढ़ गई। अब जैसे ऊष्मा बढ़ गई मतलब कि अब तंत्र इसको क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। ये भैया कम कब होंगे, जब ये वाली क्रिया अग्र दिशा में जाएगी। क्योंकि जैसे ही ये बढ़ेगा ना, जैसे आपने ऊष्मा की मात्रा को बढ़ा दिया तो अब ये ऊष्मा PCl5 के साथ में क्रिया करेगी और ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनेगा। तो ये जो बढ़ा हुआ था ना वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे ही तंत्र प्रयास करेगा ऊष्मा को कम करने का तो ये किस दिशा की तरफ जाएगा, जैसे ये बढ़ेगा ना तो ये बढ़ेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा PCl5 के साथ क्रिया करेगा। और जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये किस दिशा की तरफ जाएंगे, अग्र दिशा की तरफ जाएंगे। तो मैंने ताप को बढ़ाया, मतलब कि ताप बढ़ना मतलब कि ऊष्मा को बढ़ा दिया। अब ऊष्मा बढ़ गई, अब जैसे यहां पे ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी ना तो ये ज्यादा ऊष्मा PCl5 के साथ क्या करेगी, क्रिया। और जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो किस दिशा में जाएगी, पश्च अग्र दिशा में जाएगी। मतलब कि ये अग्र दिशा में जाएगी क्रिया। समझ में आया। चलिए अब आगे बात करते हैं। मान लो मैंने ताप को कम कर दिया, कम कर दिया ताप। अब ताप को मैंने कम किया है तो तंत्र क्या प्रयास करेगा, ताप को बढ़ाने का। तो चलो ताप को मैंने कम कर दिया। ताप को कम करना मतलब कि ऊष्मा को कम करना। समझना है बच्चों, ताप को आपने कम किया, ताप को कम किया मतलब कि आपने ऊष्मा को कम कर दिया। मतलब यहां पे जो ऊष्मा थी वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो अब तंत्र क्या प्रयास करेगा, इसको बढ़ाने का। किसका प्रयास करेगा, इसको बढ़ाने का। और ये ज्यादा कब बढ़ेगा, जब क्रिया पश्च दिशा में आएगी। मतलब कि ये दोनों जब क्रिया करेंगे ना तो एक तो उत्पाद PCl5 बनेगा और दूसरा क्या निकलेगा, ऊष्मा। ऊष्मा ज्यादा से ज्यादा कब निकलेगी, जब ये दोनों क्रिया करके पश्च दिशा की तरफ आएंगे। मतलब कि अगर आपने ताप को कम कर दिया तो ऊष्मा कम कर दिया आपने, मतलब कि यहां पे ऊष्मा कम हो गई, ऊष्मा कम हो गई। तो अब तंत्र क्या करेगा, तंत्र प्रयास करेगा ऊष्मा को बढ़ाने का, ऊष्मा को बढ़ाने का। और तंत्र ऊष्मा को बढ़ा कैसे पाएगा, ये उत्पाद में, मतलब कि ये बढ़ेगा कब, जब ये दोनों क्रिया करेंगे तभी तो PCl5 भी बनेगा और ऊष्मा भी निकलेगी। मतलब कि जैसे ही ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा बढ़ जाएगी। मतलब कि किस दिशा में जाएगा, ये पश्च दिशा में। क्योंकि ये इसकी मात्रा बढ़ेगी कब, तंत्र तो यही चाहता है किसकी मात्रा बढ़ जाए। तंत्र क्यों चाहता है कि इसकी मात्रा बढ़ जाए, क्योंकि आपने कम कर दी ऊष्मा, आपने ऊष्मा कम कर दी तो तंत्र चाहेगा ऊष्मा बढ़ जाए। तो वो बढ़ेगी कब, जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो इसका निर्माण होगा और साथ के साथ ये भी बनेगा।
तो मतलब कि किस दिशा में आएगी? पश्चिम दिशा में। मतलब कि कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में क्रिया जाएगी। समझ में आया? तो यहां तक की बातें ये हैं। चलिए एक अगली अभिक्रिया और देखते हैं। ये तो उष्मा शोषी होगी, अब उष्माक्षेपी देखते हैं। ठीक है, चलो यहां तक की बात नोट कर ली होगी। चलो अब उष्माक्षेपी देखते हैं बच्चों। उष्माक्षेपी, चलो उष्माक्षेपी क्या है? तो चलिए उष्माक्षेपी मतलब कि जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जैसे कि है ना, जैसे कि N2 प्लस 3H2 ये दोनों मिलकर के 2NH3 है ना, ये गैस होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है, और यहाँ पे उष्मा उत्सर्जित होती। चलो एक काम करता हूं, यहाँ पे इस अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है। उष्मा जब निकलती है, यहाँ उष्मा निकल रही है, मतलब कि उष्मा अवशोषित होगी तो उसको यहाँ रखोगे, उष्मा उत्सर्जित होगी तो उसको उत्पाद की तरफ लिखोगे, तो ये हो जाएगी उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी का मतलब उत्पाद की तरफ उष्मा लिखनी है, मतलब कि उष्मा निकल रही है। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकल रही है, और उष्माशोषी मतलब कि उष्मा का अवशोषण कर रहे हैं दोनों। चलो अब शुरू करते हैं। मान लो आपने ताप को बढ़ा दिया। जब भी मैं चिन्ह ऊपर दिखाऊं ना, इसका मतलब है ताप को बढ़ा दिया, और इसका मतलब है ताप को कम कर दिया। तो आप ध्यान रखना कि ये मैंने ताप को बढ़ा दिया, आपने ताप को बढ़ाया, इसका मतलब आपने किसको बढ़ा दिया? उष्मा को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? उष्मा को। अब आपने अगर उष्मा को बढ़ाया है तो तंत्र क्या प्रयास करेगा? उष्मा को कम करने का। किसका प्रयास करेगा? उष्मा को कम करने का। अब देखते हैं कि तंत्र उष्मा को कम कैसे कर पाए। देखो आपने उष्मा को बढ़ाया, आपने उष्मा को बढ़ाया मतलब कि आपने यहां पे उष्मा को बढ़ा दिया। अगर उष्मा को बढ़ाया तो ये बढ़ी हुई उष्मा इसके साथ क्या करेगी? क्रिया। और जैसे ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? N2 और 3H2, मतलब कि पीछे की तरफ आ रही है, पश्चिम दिशा में। तो इसका मतलब उष्मा को अगर आपने बढ़ाया तो बढ़ी हुई उष्मा और NH3 आपस में क्रिया करेंगे, और क्रिया करके ये कहां जाएंगे? पश्चिम दिशा की तरफ। अब जैसे ये पश्चिम दिशा में जाएंगे ना, तो ये जो उष्मा बढ़ रही थी उस उष्मा का इस NH3 ने उपयोग कर लिया। मतलब कि ये 5 की जगह अगर आपने 10 जूल बढ़ाई तो 10 जूल बढ़ी हुई उष्मा को ये अपने अंदर अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके इसकी बढ़ी हुई मात्रा को कम करेगा। कहां जाकर के? पश्चिम दिशा की तरफ जाकर के। मतलब कि निष्कर्ष क्या निकला? अभिक्रिया कहां जाएगी? पश्चिम दिशा की तरफ। कहां जाएगी? पश्चिम दिशा की तरफ। चलिए अब मान लो आपने ताप को कम कर दिया। क्या किया? ताप को आपने कम। ताप कम क्या? मतलब कि आपने उष्मा को कम कर दी। आपने उष्मा कम कर दी। अब जैसे ही आप उष्मा कम करोगे तो यहां पे उष्मा कम हो गई, मतलब कि उष्मा कम निकल रही है, उत्पाद में उष्मा कम निकल रही है। तो तंत्र क्या करेगा? तंत्र उष्मा की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये कैसे बढ़ेगी? जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो ये बनेगा और साथ में ये भी उत्पन्न होगी, और जैसे ये उत्पन्न होगी तो उष्मा बढ़ जाएगी। तंत्र यही तो चाहता है, मतलब कि आपने उष्मा को कम किया तो तंत्र उष्मा को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और ये बढ़ेगी कब? जब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि ये जब अग्र दिशा में जाएगा तो उष्मा जो है वो बढ़ जाएगी, ये बनेगा और साथ में उष्मा भी निकलेगी। कब? जब ये दोनों क्रिया करके अग्र दिशा में जाएंगे। तो मतलब कि अभिक्रिया साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए कहां जाएगी? अग्र दिशा की तरफ जाएगी। चलो बच्चों, ताप का प्रभाव देखा, दो प्रभाव हमने देखे, सांद्रता का और ताप का। अब हम एक क्विज का सेशन लेते हैं। चलिए क्विज की तरफ आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। पहले हम एक क्विज देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। और ठीक है, चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए दिखा दीजिए क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
चलिए PCl5, PCl3 और Cl2 देता है, तो बताइए PCl5 की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? PCl5 की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? चलिए दूसरा प्रश्न, अमोनिया जो है वो N2 और 3H2 देता है, ये बच्चों डेल्टा H आप प्लस कर देना, ताप बढ़ाने पर डेल्टा H यहां प्लस है ना, तो ये डेल्टा H यहां पे प्लस करना आप, ठीक है। उष्मा शोषी है बच्चों, डेल्टा H यहां पे प्लस आएगा, डेल्टा H प्लस मान करके ये क्वेश्चन करना है, डेल्टा H प्लस मान करके ये क्वेश्चन करना है, ठीक है बच्चों। हाँ, डेल्टा H यहां पे प्लस मानना है, माइनस यहां पे गलत छप गया है, आपको प्लस मानना है। चलिए पहला प्रश्न दिखा दीजिए, पहला दिखा दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न आपको क्या बोला है, हटा दीजिए, ठीक है हटा दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दे रखा है ये, मतलब इसके लिए आपको बोला गया है कि PCl5 की सांद्रता आपने क्या की, बढ़ा दी। अब PCl5 की सांद्रता अगर आपने बढ़ाई है तो तंत्र इसकी सांद्रता को, तंत्र PCl5 की सांद्रता को क्या करने का प्रयास करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। क्या करने का प्रयास करेगा, कम। अब वो कैसे होगी, तो देखो PCl5 अगर आपने बढ़ाया, इसकी जैसे ही मात्रा बढ़ेगी ना तो उत्पाद ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो ये ज्यादा मात्रा अगर बनी, मतलब कि आपने इसकी सांद्रता बढ़ा दी, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्रिया में उपयोग में आएगा और अग्र दिशा में जाकर के ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनाएगा। मतलब कि क्रिया कहां जाएगी, अग्र दिशा की तरफ। समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न दिखा दीजिए, अगला। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है हटा दीजिए, ताप बढ़ाने पर, ठीक है हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब देखो बच्चों, अभिक्रिया ये दे रखी है, NH3N2 प्लस 3H2, ये अभिक्रिया दे रखी। अब बच्चों देखो, ये अभिक्रिया जो है ना, ये तो उष्मा शोषी है ना। आपको यहां क्वेश्चन में डेल्टा H नेगेटिव दिया है, मैंने आपसे क्या बोला था, इसको पॉजिटिव मान करके करना, पॉजिटिव धनात्मक मान करके करना। धनात्मक का मतलब होता है उष्मा शोषी। क्या होता है बच्चों, उष्मा शोषी। अब देखो उष्मा शोषी है ये अभिक्रिया, तभी तो अमोनिया टूटेगा N2 प्लस 3H2 में। अगर ये अभिक्रिया उल्टी होती, मतलब कि N2 और 3H2 मिलकर के अगर अमोनिया बना रहे होते, उल्टा लिखा होता, तो ये उष्माक्षेपी होती। लेकिन अमोनिया को तोड़ने के लिए क्या होगा, उष्मा अवशोषित होगी। तो यहां पे ये उष्मा शोषी है, तो ये उष्मा शोषी मतलब कि यहां पे क्या आ जाएगा, उष्मा। जब भी किसी अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होगा तो क्रियाकारक की तरफ क्या आएगा, उष्मा आएगा। और जब भी किसी अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होगा तो उत्पाद की तरफ क्या आएगा, उष्मा आएगा। उत्पाद की तरफ उष्मा तब आएगा जब उष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्रियाकारक की तरफ उष्मा तब आएगी जब उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए अब आपको क्या बोला गया है देखते हैं। आपको बोला गया है ताप बढ़ाने पर, ठीक है। तो इसमें क्या गड़बड़ है वो मैं बताता हूं। ताप बढ़ाने पर, आप जैसे ही ताप को बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर उष्मा क्या होती है, उष्मा बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर उष्मा बढ़ती है, मतलब कि ताप को आपने बढ़ाया तो ये उष्मा क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर ये उष्मा ज्यादा होगी तो उष्मा, बढ़ी हुई उष्मा किसके साथ क्रिया करेगी, अमोनिया के साथ। तो बढ़ी हुई उष्मा और अमोनिया आपस में क्रिया करेंगे और कहां जाएंगे, उत्पाद की तरफ, मतलब कि कहां, अग्र दिशा की तरफ। तो आप उसको करेक्ट कर लेना, वो अग्र दिशा आएगा। आपको पश्चिम मिला होगा वहां पे, लेकिन वो आंसर क्या है, अग्र दिशा की तरफ, क्योंकि गड़बड़ कहां से चालू हुई, वहां पे माइनस लिखा हुआ है। वो माइनस नहीं है, माइनस की वजह से वहां पे पश्चिम लिखा है आंसर, लेकिन वास्तविकता में ये प्लस है। तो प्लस है मतलब कि उष्मा शोषी, आपने ताप बढ़ाया मतलब कि आपने उष्मा बढ़ा दी।
अब जैसे ही आपने ऊष्मा बढ़ाई, ऊष्मा को बढ़ाया, मतलब कि ये ऊष्मा अगर बढ़ गई तो अमोनिया के साथ ज्यादा क्रिया करेगी और ये कहां जाएगी, अग्र दिशा की तरफ। जैसे ये अग्र दिशा की तरफ जाएगी तो बढ़ी हुई ऊष्मा की मात्रा फिर क्या हो जाएगी, कम। मतलब कि तंत्र ने ऊष्मा की मात्रा को अंत में क्या कर दिया, कम। कहां जा करके, अग्र दिशा की तरफ जा करके। तो बच्चों ये एक गड़बड़ थी वहां आंसर में, उसको ये ध्यान रखना है, करेक्ट, ठीक है, बोनस हो जाएगा, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं अगली। चलो ताप का प्रभाव हो गया, सांद्रता का प्रभाव हो गया। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। अब तीसरा प्रभाव आता है दाब का। किसका प्रभाव, दाब का। तो तीसरा आता है दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ठीक है बच्चों। अब दाब का प्रभाव क्या है वो समझते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी अभिक्रिया लिख लेते हैं, जैसे कि इसी को लिख लेते हैं, PCl5 को लिख लेते हैं। जैसे मान लो PCl5 गैस, ये देता है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मान लो आपने दाब को बढ़ा दिया, क्या किया, दाब को बढ़ा दिया। अब दाब को बढ़ाया तो ठीक है, देखो गैस समीकरण के हिसाब से दाब जो होता है वो मोल की संख्या के समानुपाती होता है। कोई भी गैस समीकरण आप देखोगे, मतलब आदर्श गैस समीकरण कोई भी क्या एक ही होती है। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV बराबर nRT। तो P जो है वो N के क्या है, समानुपाती, P N के समानुपाती, गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती। चलिए, तो अगर आपने दाब को बढ़ाया, मतलब आपने मोलों की दाब को बढ़ाया, मतलब कि आपने मोलों की संख्या को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मतलब कि आपने गैस के मोलों की संख्या को बढ़ा दिया। क्या किया, गैस के मोलों की संख्या को बढ़ा दिया। तो अब तंत्र जो होगा वो क्या प्रयास करेगा, बढ़े हुए मोलों की संख्या को कम करने का प्रयास करेगा। तो ये कम करने का प्रयास करेगा। तो बढ़े हुए मोल को तंत्र क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। तो अब देखिए, अग्र दिशा और पश्चिम दिशा, किस दिशा में जाने पर गैस के मोल कम हो रहे हैं, ये देखो। यहां पे PCl5 का एक ही मोल है, जबकि यहां उत्पाद में एक मोल PCl3 का और दूसरा मोल Cl2 का, मतलब कि 1 + 1। उत्पाद में कुल 2 मोल हैं और क्रिया कारक में एक ही मोल है। मतलब कि उत्पाद की तरफ जाओगे तो मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बढ़ रही है। गैस के कुल मोलों की संख्या उत्पाद में बढ़ रही है। लेकिन आप पश्चिम दिशा की तरफ आओगे तो 2 की जगह यहां पे कितना बन जाएगा, 1। मतलब कि मोलों की संख्या 2 से घट करके 1 रह जाएगी। मतलब कि मोलों की संख्या को कम कर दिया तंत्र ने। और मोलों की संख्या कम कहां हो रही है, पश्चिम दिशा की तरफ। तो ये क्रिया कहां जाएगी, पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, तभी साम्यावस्था मिलेगी। चलिए अब मान लेते हैं आपने दाब को कम किया। दाब को कम किया मतलब कि दाब कम तो मोल भी कम, तो मतलब कि दाब कम किया तो मोलों की संख्या भी कम हो जाएगी। मोलों की संख्या आपने कम कर दी, मतलब कि तंत्र क्या प्रयास करेगा, मोलों की संख्या को बढ़ाने का। अब देखो किस दिशा में जाओगे तो मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। अग्र में जाओगे तो मोल बढ़ रहे हैं, या पश्चिम में आओगे तो मोल बढ़ रहे हैं। अग्र में जाओगे तो मोल यहां क्रियाकारक में 1 थे, अग्र में जाने पर उत्पाद में कितने हो जाएंगे, बढ़ करके 2 हो जाएंगे। मतलब कि मोल बढ़ जाएंगे। तो यहां पे अग्र दिशा की ओर। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। दाब के प्रभाव के बाद में अंतिम आता है बच्चों अक्रिय गैस का प्रभाव। किसका, अक्रिय गैस का प्रभाव, ठीक है। अक्रिय गैस का प्रभाव कैसे देखते हैं, तो चलिए मैं बताता हूं अक्रिय गैस का प्रभाव। चलिए जैसे मान लीजिए आपने, चलो एक चौथा पॉइंट डाल देते हैं, अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस का प्रभाव, ठीक है। अब देखो, मान लो एक बर्तन लिया आपने, ठीक है,
उस बर्तन में ए प्लस बी और सी बन रहा है। ए प्लस बी क्रिया कर रहे हैं और क्या बन रहा है, सी। आपने इसमें क्या डाल दिया, अक्रिय गैस। क्या डाल दिया, अक्रिय गैस। ठीक है, अब अक्रिय गैस डालोगे तो अभी इसका आयतन कुछ V है, तो अक्रिय गैस डालने पर कुल आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई पहले आयतन यहां तक था, अब मैंने जैसे ही अक्रिय गैस डाली तो आयतन हट करके मतलब कि बढ़ करके यहां तक हो जाएगा, ऊपर यहां तक। तो अक्रिय गैस डालने पर आयतन में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। ठीक है, अब अक्रिय गैस के भी दो केस है। अक्रिय गैस में भी एक होता है नियत दाब पर। किस पर होता है, नियत दाब पर। अगर आपको दाब नियत रखने के लिए बोला गया है, मतलब कि आयतन नियत रखने के लिए नहीं बोला है, दाब नियत रखने के लिए। अगर दाब नियत रखने के लिए बोला गया तब क्या होगा, तो तब हम समझते हैं और फिर बाद में हम समझेंगे नियत आयतन पर। चलो, तो मैं फिर से इस बिंदु पर आ रहा हूं, सबसे पहला केस कौन सा, नियत दाब पर। ठीक है, मैं फिर से आ रहा हूं। तो मैंने जैसे ही अक्रिय गैस को यहां डाला मिश्रण में, तो अब इसका आयतन बढ़ करके ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब कि आपने आयतन को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, आयतन को बढ़ा दिया। अब जैसे आयतन बढ़ाया तो देखो सांद्रता बराबर क्या होता है, N बटा V, मोलों की संख्या बटा आयतन। इसको क्या बोलते हैं, किसी भी घटक की सांद्रता। तो आपने मिश्रण का आयतन बढ़ा दिया, मतलब कि ये जो सांद्रता थी, इस पूरे को हम सांद्रता बोलते हैं। तो N बटा V बराबर सांद्रता, कंसंट्रेशन। आपने जैसे ही आयतन बढ़ाया, यहां पे आयतन बढ़ गया, मतलब कि आपने सांद्रता को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया, कम कर दिया। अब तंत्र इस कम हुई सांद्रता का क्या करेगा, विरोध। कैसे विरोध करेगा, सांद्रता को बढ़ाने का प्रयास करेगा, और सांद्रता को बढ़ाने के लिए वो किसको बढ़ाएगा, मोलों की संख्या को, क्योंकि सांद्रता सीधे समानुपाती है मोलों की संख्या के। मोल अगर बढ़ेंगे तो सांद्रता अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब सांद्रता बढ़ाने के लिए वो मोलों की संख्या को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, मोलों की संख्या को। अब देखिए यहां क्रियाकारक में एक मोल कुल 2 मोल है, और उत्पाद में यहां कितने, 1 मोल। तो यहां पे 2 मोल है, यहां 1 मोल है, मतलब कि मोल कहां ज्यादा है, क्रियाकारक में, मतलब कि पश्च दिशा की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, पश्च, क्योंकि जैसे पश्च दिशा की तरफ जाएगा तो अब मोलों की संख्या 1 से बढ़कर के कितनी हो जाएगी, 2। और हम वही चाहते हैं कि मोल बढ़ जाएं, मतलब कि किस दिशा की तरफ जाएगा, पश्च दिशा की तरफ जाएगी ये दी हुई अभिक्रिया। ठीक है, तो देखो फिर से समझते हैं। आपने जैसे ही अक्रिय गैस को डाला तो अब इस बर्तन का आयतन बढ़ जाएगा। बर्तन का आयतन आपने बढ़ाया तो इस मिश्रण की सांद्रता कम हो जाएगी, मतलब कि आपने सांद्रता कम कर दी। अब तंत्र क्या चाहेगा, सांद्रता को बढ़ाना चाहेगा। सांद्रता और मोलों के बीच में समानुपाती संबंध है। तंत्र सांद्रता को बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाएगा, मोलों की संख्या को। किसको बढ़ाएगा, मोलों की संख्या को। अब मोलों की संख्या कहां ज्यादा है, उत्पाद में तो 1 है और क्रियाकारक में 2 है, मतलब कि क्रियाकारक की तरफ जब क्रिया जाएगी तब मोलों की संख्या 1 से बढ़कर के 2 हो जाएगी, मतलब कि पश्चिम दिशा की तरफ। समझ में आया, तो ये पश्चिम दिशा की तरफ जाएगा। चलो ये तो हो गया नियत दाब पर। और दूसरा है बच्चों नियत आयतन पर। क्या है, नियत आयतन पर। नियत आयतन मतलब ये बोल रहा है कि आयतन, यहां पे आपने अक्रिय गैस मिलाया तो इसका मतलब आपने आयतन परिवर्तित कर दिया, तभी ये सारी गणना चल रही है। लेकिन ये भाई साहब पहले से बोल रहे हैं कि आयतन परिवर्तित नहीं होगा, अक्रिय गैस मिला भी दिया तब भी हमने ऐसा कुछ कर रखा है कि तंत्र का आयतन परिवर्तित ना हो। अब अगर ये परिवर्तित ना हुआ तो सांद्रता भी परिवर्तित नहीं होगी, और सांद्रता अगर परिवर्तित नहीं होगी तो तंत्र सांद्रता को न तो कम कर पाएगा न ही बढ़ा पाएगा, क्योंकि सांद्रता तो परिवर्तित ही नहीं है। तो अब तंत्र सांद्रता को कम ज्यादा क्यों करेगा,
और जब ये कम ज्यादा नहीं करेगा तो मोलों की संख्या में भी कोई कमी और अधिकता नहीं होगी, मतलब कि किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब कि नियत आयतन पर कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। फिर से समझा रहा हूं, देखो आयतन यहां पे बढ़ाया था, अब ये बोल रहा है कि आयतन नियत है, मतलब कि ना तो ये बढ़ेगा ना घटेगा। आयतन नियत तो सांद्रता भी ना घटेगी ना बढ़ेगी, मतलब कि सांद्रता तंत्र की न बढ़ी न घटी, मतलब कि अब तंत्र को ना तो बढ़ाने की जरूरत है ना घटाने की। आपने तंत्र की सांद्रता को परिवर्तित नहीं किया क्योंकि आपने आयतन नियत रखा, नहीं बदला। आयतन आपने नहीं बदला मतलब कि आपने सांद्रता नहीं बदली। जब आपने सांद्रता में परिवर्तन नहीं किया तो तंत्र सांद्रता को बढ़ाने या घटाने का प्रयास क्यों करेगा? और जब ये घटेगी या बढ़ेगी नहीं तो मोलों की संख्या भी स्थिर रहेगी, मतलब जैसी वैसी की वैसी रहेगी, मतलब कि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये बातें ध्यान रखनी है। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखनी है, आपने एक अभिक्रिया गुणांक के बारे में सुना होगा, अभिक्रिया गुणांक। ठीक है, अब अभिक्रिया गुणांक और साम्यावस्था, ये तो हो गया ली चैटलर प्रिंसिपल पूरा। ठीक है, अब हम क्विज पे आएंगे। क्विज पे जाने से पहले मैं एक दो चीजें बता दूं। जैसे मुझे बोला जाए कि ये अभिक्रिया मैंने लिखी, ठीक है, ये अभिक्रिया लिखी, अब इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक क्या है? तो आप क्या लिखते हो? उत्पाद की सांद्रता, तो ये उत्पाद की सांद्रता होगी, उत्पाद की सांद्रता का क्या हो जाएगा? वर्ग, आगे जो भी संख्या है उसको सांद्रता के ऊपर लगाना है, बटा नीचे आ जाएंगी क्रियाकारक की सांद्रता। क्रियाकारक क्या है? N2, तो ये N2 की सांद्रता, इस पे ऊपर क्या चढ़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां पे 1 लिखा हुआ है। ऐसे ही बनाते हो ना आप, साम्यावस्था स्थिरांक को ऐसे लिखते हैं, उत्पाद हमेशा नीचे आते हैं, क्रियाकारक हमेशा ऊपर आते हैं। ठीक है, तो उत्पाद क्या है? N2, N2 के आगे कितना लिख रखा है? 1, तो यहाँ पे घात 1 चढ़ जाएगी। फिर आ जाएगा क्रियाकारक में क्या? H2, घात में क्या लिखा हो, मतलब आगे क्या लिखा हो? 3, तो घात में क्या आ जाए? 3, तो ये क्या हो जाएगा? साम्यावस्था स्थिरांक। बच्चों ये केवल और केवल साम्यावस्था पे ही आता है, साम्यावस्था पर। तो K की गणना केवल साम्यावस्था पे हो सकती है, लेकिन एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं अभिक्रिया गुणांक। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया गुणांक, जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी सूत्र तो यही होगा, Q का भी सूत्र तो यही होगा, मतलब कि NH3 है ना, इसका स्क्वायर बटा N2 1 और H2 की घात 3, दोनों का सूत्र समान है। इसका मतलब साम्यावस्था स्थिरांक और Q ये दोनों जब बराबर होंगे, तो जैसे ही Q इसके बराबर हो जाएगा तो कौन सी अवस्था? साम्यावस्था। Q आप किसी भी परिस्थिति में निकाल सकते हो। आप साम्यावस्था में जब क्रिया नहीं है तब भी Q निकाल सकते हो। इन दोनों में अंतर बता रहा हूं, ये केवल साम्यावस्था पे आएगा, लेकिन Q तब आएगा जब आप क्रिया साम्यावस्था में नहीं है तब भी निकाल सकते हो, जब क्रिया साम्यावस्था में है तब भी Q की बात कर सकते हो, और जब क्रिया साम्यावस्था के बाद में, साम्यावस्था के पहले भी निकाल सकते हो, साम्यावस्था के बाद भी निकाल सकते हो, कभी भी आप Q की बात कर सकते हो। अगर Q का मान KC से या K से कम है तो क्रिया कहां जाएगी? अग्र दिशा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। Q का मान K से ज्यादा है तो क्रिया कहां जाएगी? पश्चिम दिशा, याद रखना ये। और Q का मान K के बराबर है तो क्रिया कहां? साम्यावस्था। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, नहीं तो हम इन तीनों के बारे में भी अभी देखते। ऐसा क्यों होता है उसकी बात मैं बताता आपको, अगर समय होता तो ऐसा क्यों है उसके बारे में भी समझते, और ऐसा क्यों है उसके बारे में भी समझते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी समय नहीं है। तो अभी आप केवल इसको नोट कर लो और ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। लेकिन क्विज, चलो अंतिम क्विज दिखा दे बच्चों को, ताकि हम इनका सेशन यहां पे समाप्त कर सकें। चलिए दिखा दे क्वेश्चन क्विज का। चलिए क्विज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साम्यावस्था पर, अभी बताया ना मैंने आपको, साम्यावस्था पर क्या होता है? अभिक्रिया गुणांक Q और Kc बराबर, Q Kc से ज्यादा,
Q Kc से कम क्या होगा, या इनमें से कोई नहीं? चलिए, साम्यावस्था नियतांक N2 + 3H2 2NH3 के लिए निम्न है। इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था नियतांक क्या लिखेंगे? अभी लिख के बताया था ना मैंने आपको, ध्यान होगा। चलिए, पहला प्रश्न दिखा दीजिए। पहला प्रश्न बहुत आसान, ठीक है, हटा दीजिए। साम्यावस्था पर क्या अभी बताया था, Q बराबर Kc है तो साम्यावस्था, Q का मान Kc से कम है तो अग्र दिशा में, Q का मान Kc से ज्यादा है तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। चलिए, और दूसरा प्रश्न था कि जो अमोनिया का निर्माण है N2 + 3H2 ये देता है 2NH3, इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक तो K बराबर NH3 का स्क्वायर बटा N2 और H2 का 3। ये 3 कहां से है, क्योंकि इसके आगे 3 है। इसके ऊपर घात 1 क्यों है, क्योंकि इसके आगे 1 है, और इसके आगे क्या 2, तो इस पे घात क्या आ जाएगी 2। तो इस तरह से आपको प्रश्न करने बच्चों। आज के लिए इतना ही। देखो हमारे पास समय बहुत निर्धारित था, इसलिए हम इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं ले पाए, लेकिन हम बिल्कुल इसको किसी और सेशन में रख के हम इस पे और बहुत सारे उदाहरण देखेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।